नमस्कार साथियों, मैं रमेश मान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। पिछली वाली क्लास में अपन ने संधि के बारे में अध्ययन किया था। आज वाली क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, आप कोशिश करते रहो लगातार, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर पिछली वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको असफलता मिली है तो निराश मत हो। जो आपकी कमी रह गई थी उस कमी को दूर करो और दुगने जोश से आप अगली वैकेंसी की तैयारी करो। कंटिन्यू आप तैयारी करते रहोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यानी आपकी जो सफलता है वो आपका इंतजार कर रही है, सिर्फ देर है आपकी कोशिश करने का। जी हाँ, पिछली वाली क्लास में अपन ने बात की थी संधि की। जी हाँ, संधि की थी और संधि में भी मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि से शुरुआत की थी। व्यंजन संधि में पहला नियम बताया था मैंने, घोष व्यंजन संधि। जी हाँ, नियम बताया था घोष व्यंजन संधि। और घोष व्यंजन संधि का उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको इस प्रकार समझाया था कि मैंने आपको यह भी विश्वास दिलाया था कि जीवन में कभी आप घोष व्यंजन संधि के नियम को भूलोगे नहीं। जी हाँ, इसी की अगली कड़ी में आज देखते हैं अपन। इसी की अगली कड़ी में देखते हैं इसका दूसरा नियम है अघोष व्यंजन संधि। जी हाँ, पहला नियम है घोष व्यंजन संधि, दूसरा नियम है अघोष व्यंजन संधि। जब आपको मैंने स्वर पढ़ाए थे, स्वर और जो व्यंजन पढ़ाए थे उनमें आपको मैंने अघोष और घोष व्यंजन इतनी शानदार तरीके से पढ़ाया था कि आपको अभी भी याद है, और नहीं याद है तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो, घोष व्यंजनों में मैंने बताया था वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। जी हाँ, साथ ही ये, रे, ले, व है। इसके साथ ही सभी स्वर, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे घोष व्यंजनों के अंतर्गत। बात करें अपन अघोष व्यंजनों की तो अघोष व्यंजनों में आएंगे, जो इसमें बच गया उसके वो किस में आएंगे? अघोष व्यंजन में आएंगे। यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किस में लिया था अपन ने? घोष व्यंजन में। तो अघोष व्यंजन में आएंगे वर्ग का पहला और दूसरा, साथ ही से, से। जी हाँ, ये जो तीन ऊष्म व्यंजन है ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। इसमें खास बात ये आपको याद रखनी है, कभी भी व्यंजनों से परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि अघोष व्यंजन में, इसमें ऊष्म व्यंजन है, एक आपको वर्ण दिख रहा है, ये किसके अंतर्गत है? ये घोष व्यंजन के अंतर्गत है, ये अघोष व्यंजन के अंतर्गत नहीं है। यानी अघोष व्यंजन में क्या है? वर्ग का पहला, दूसरा, से और से, ये वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे? ये वर्ण अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करता हूं ये याद हो गया होगा। वर्ग का पहला और दूसरा, से, ये वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे? ये अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ये याद होते ही आपके जो ये संधि का नियम है ये भी बिल्कुल क्लियर। जी हाँ, नियम है दूसरा, अघोष व्यंजन। जी हाँ, अघोष व्यंजन में क्या है? यदि हलंत दे के बाद, जी हाँ, यदि हलंत दे के बाद कै, थे, से, पे हो तो संधि करते समय दे का तय हो जाता है। जी हाँ, मैं बताऊं आपको, यदि प्लस से पहले क्या है? दे। प्लस से पहले क्या है? दे। और प्लस के बाद क्या है? कै, थे, पे, से। यानी वर्ग के बाद क्या है? कै, ते, पे,
स, ये कितने वर्ण है? ये 4 वर्ण है। और इसके साथ ही ये जो थ वर्ण है वो भी किसके अंतर्गत आएगा? इसके अंतर्गत आएगा। यानी अगर किसी उदाहरण में प्लस से पहले क्या हो? द, और प्लस के बाद हो क, थ, प, स, थ, ये हो, तो ये जो द है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो आपके त में परिवर्तित हो जाएगा। जी हाँ, याद हो गया होगा। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एगोस व्यंजन संधि। एगोस व्यंजन संधि में बता रहा हूँ कि प्लस के बाद ये जो वर्ण है, ये वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? ये वर्ण आते हैं आपके एगोस व्यंजन के अंतर्गत। यानी इसमें आपको देखना होगा कि प्लस के बाद कोई भी गोस व्यंजन आपको दिखाई नहीं देगा। यानी गोस नियम में तो क्या था कि प्लस के बाद गोस व्यंजन थे। एगोस व्यंजन में क्या है कि प्लस के बाद क्या है? एगोस व्यंजन है। जी हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई। याद भी आपको इसमें यही रखना है। अगर ये याद हो गया, समझो ये नियम आपका पूरा हो गया। यानी अगर किसी शब्द में प्लस से पहले द हो और प्लस के बाद क, थ, प, थ, स हो, तो जो द है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो त में परिवर्तित हो जाएगा। किस प्रकार होगा? देखो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। उदाहरण है हाँ, ये द करता हूं मैं। जी हाँ, उदाहरण है उद प्लस तीर्ण। ये नियम अपना प्लस से पहले क्या होगा? प्लस से पहले द, और प्लस के बाद क्या होगा? या तो क होगा, या त होगा, या प होगा, या स होगा, या थ होगा। अब आपको देखो प्लस के बाद क्या दिखाई दे रहा है? प्लस के बाद दिखाई दे रहा है त, दिख रहा है बिल्कुल साफ। और प्लस से पहले क्या है? प्लस से पहले है ये द हलंत। जी हाँ, यही अपना नियम कह रहा था। नियम ये कह रहा था कि प्लस के पहले द हो और प्लस के बाद क्या हो? कोई सा भी गोस व्यंजन। तो आपको दिखाई दे रहा है प्लस से पहले द है और प्लस के बाद क्या है? त है। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये त हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। आ गया। अब इसको एक करेंगे तो इसका हो जाएगा उत हलंत है, ये आया उत्तीर्ण। जी हाँ, क्या हो गया? उत्तीर्ण। यानी उत्तीर्ण अगर ये शब्द आ जाए तो ये शब्द देखते ही क्या करना है? यूं का यूं उतारोगे। उसके बाद ये जो त एक आधा है और एक पूरा है, ये जो त है इसको मैंने यूं का यूं देखो, और उसके बाद त है, तो आप ये पता लगेगा कि ये त है और साथ ही ये त है, तो इसको किस में परिवर्तित करोगे? इसमें द में परिवर्तित करोगे। बाद में जो तीर्ण बचा उसको यूं का यूं लिख दोगे। यानी बात साफ है। अगर किसी शब्द में प्लस से पहले द हो और प्लस के बाद क्या हो? प्लस के बाद कोई गोस व्यंजन हो, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? द त में परिवर्तित हो जाएगा। जी हाँ, उद प्लस तम। उदाहरण क्या है? उद प्लस तम, उद प्लस सौ। उदाहरण क्या है? उद प्लस सौ, उद प्लस सर्ग। जी हाँ, उदाहरण क्या है? उद प्लस सर्ग, उद प्लस तर, उद प्लस तर, उद प्लस पर। जी हाँ, ये उदाहरण दिखाई दे रहा है आपको। देखो इसमें नियम वही है कि प्लस से पहले क्या है? प्लस से पहले द दिखाई दे रहा है, और प्लस के बाद क्या है? प्लस के बाद त है, स है, स है, त है और प है। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये आपके एगोस व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। यानी जो अपना नियम था उसके अकॉर्डिंग है। अब करना क्या आपको? करना ये है कि ये जो द है इसको किस में परिवर्तित करोगे? इसको त में परिवर्तित करोगे। जी हाँ, ये मैंने लिखा उ, और ये जो त है इसके आगे ये लगा त, और बाद में क्या बचा? मैं।
ये क्या हो गया? उत्तम। बिल्कुल समझ में आ गया। ये क्या हो गया? ये हो गया उत्तम। अगला है, ये मैंने उ द हलंत है, तो द हलंत को तय में परिवर्तित करोगे, ये मैंने स लिखा, इसके आगे आधा तय लिखा, तो क्या बन गया? ये बन गया उत्सव। जी हाँ। अगला है उ है, द को किस में परिवर्तित करोगे? द को तय में परिवर्तित करोगे, तो ये मैंने स लिखा, ये तय में परिवर्तित किया, क्या बचा? उत्सर्ग। जी हाँ। अगला है उद प्लस तार, तो ये हो गया द को किस में परिवर्तित करोगे? तय में, तो ये तय लिखा, ये हलंत तय, तो क्या बन गया? जी हाँ, उत्तर बन गया। उ द को किस में परिवर्तित करोगे? द को परिवर्तित करोगे तय में, तो क्या हो गया? उत्पर। जी हाँ, ये उदाहरण मैंने आपको बताए। बताओ इन उदाहरणों में आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? यानी इसमें बात साफ है कि अगर प्लस से पहले क्या हो? प्लस से पहले द हो, या प्लस के बाद कोई भी क्या हो? घोष व्यंजन। और घोष व्यंजन में भी आप याद कर लो 11, 21। जी हाँ, मैं आपको बता रहा था अघोष व्यंजन संधि का नियम। अघोष व्यंजन संधि में मैंने आपको नियम भी बताया, नियम के साथ ही ये उदाहरण भी हल करवाए। अब आप ये देखोगे कि अगर इन विच्छेद के उदाहरणों के अलावा अगर ये शब्द भी आ जाए, तो इन शब्दों को भी आप आसानी से कर सकते हो। करना क्या है? इसको यूं का यूं लिखा, ऊ को जो हलंत तय है उसको किस में परिवर्तित करोगे? आप द में परिवर्तित करोगे, और बाद में क्या बचा? बाद में जो तम है उसको यूं का यूं लिख दोगे। यानी अगर शब्द का विच्छेद दे आपको या शब्द दे, दोनों को आप इसी तरीके से करोगे। जैसे उत्सव है, उसमें ऊ का यूं का यूं लिखा, जो हलंत तय है उसको किस में परिवर्तित करोगे? आप हलंत द में परिवर्तित करोगे, बाद में क्या बचा? बाद में सव बचा। जी हाँ। अगला उदाहरण लेता हूं मैं। उत्सव उत्सर्ग है, उसमें तय को किस में परिवर्तित करोगे? द में, तो बाद में क्या बन जाएगा? सर्ग बन जाएगा। जी हाँ। इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये है कि अघोष व्यंजन संधि में अगर प्लस से पहले द हो और उसके बाद कोई अघोष व्यंजन हो, तो आप उस द को किस में परिवर्तित कर सकते हो? द को तय में परिवर्तित कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी उदाहरण हल करोगे, तो इस नियम के माध्यम से उसका उदाहरण को हल कर सकते हो। जी हाँ, व्यंजन संधि में घोष व्यंजन संधि और अघोष व्यंजन संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप उदाहरणों को अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगी। जी हाँ। इसका तीसरा नियम है अनुनासिक व्यंजन संधि। जी हाँ, नियम है अनुनासिक व्यंजन संधि। इसमें क्या होगा? जो अनुनासिक यानी अपन ने जो पंचम वर्ण माना था, उस पंचम वर्ण के आधार पर होगा। यानी देखो, मैं एक बार आपको नियम समझाऊं। यदि वर्ग का प्रथम अक्षर प्लस से पहले हो और उसके बाद अगर उसी शब्द का कोई पंचम वर्ण हो, तो प्रथम अक्षर अपने पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। जी हाँ। कैसे? देखो, वर्ग का पहला अक्षर है क, च, ट, त और प। जी हाँ, ये वर्ग का प्रथम अक्षर है। बात साफ है। अपन पढ़ रहे हैं अनुनासिक व्यंजन संधि, और उसके बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, यानी किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, यानी जरूरी नहीं है प्लस से पहले उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो। इन पांचों वर्ग में से कोई सा भी पांचवा वर्ण हो, तो वो जो पंचम वर्ण हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। जी हाँ।
अनुनासिक व्यंजन संधि, यानी किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो प्लस से पहले और प्लस के बाद कोई सा भी पांचवा वर्ण हो, तो ये जो प्रथम अक्षर है अपने ही पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जी हाँ, मैंने जब व्यंजन पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपको मैंने बताई थी 25 बताई थी। एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी थी? 5, यानी कि वर्ग कितने हो गए? 5। तो ये जो पांचों वर्ग है इनका यहाँ पे क्या आएगा? प्रथम वर्ण आएगा। और उसके बाद कोई सा भी पंचम वर्ण हो तो ये जो प्रथम वर्ण है वो किस में परिवर्तित होगा? अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। च है अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा, ट है अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा, ये है ये भी अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा और ये भी अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। बताओ नियम समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। यानी प्लस से पहले वर्ग का प्रथम वर्ण हो और प्लस के बाद कोई सा भी पांचवा वर्ण हो तो ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। मैं उदाहरण लिख रहा हूं एक, वाक प्लस मैं। जी हाँ, अपना नियम ये कह रहा है कि प्लस से पहले क्या हो? कोई सा भी वर्ग का प्रथम अक्षर है और प्लस के बाद कोई सा भी पंचम वर्ण आए, जरूरी है कोई सा भी पंचम वर्ण आए, तो ये जो प्रथम वर्ण है वो अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। बस इतना सा की है। कोई सा भी उदाहरण, इसमें मात्राओं की गलती कोई गलती नहीं होगी। करना क्या है? प्रथम वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तित करना है। देखो कैसे करोगे? ये वाह है, ये वाह को मैंने यूं का यूं लिखा, ठीक है। ये जो प्रथम वर्ण है इसको क्या करोगे? प्रथम वर्ण को आप पांचवें वर्ण में परिवर्तित करोगे। ये पांचवें वर्ण में किया। बाकी जो यूं का यूं है ये लिखा मैंने, वांग में। शब्द क्या बना? वांग में। बिल्कुल वांग में। आपको समझ में आ गया? अगर अब इस शब्द के आपको टुकड़े करने हो तो आपको देखते ही ये पता लगेगा कि जी हाँ इसमें कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि में भी आप तुरंत याद करोगे कि अनुनासिक व्यंजन संधि क्या कह रही है। अनुनासिक व्यंजन संधि का नियम ये कह रहा है कि शब्द में पांचवा वर्ण आएगा, पांचवा वर्ण आया और उसके बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण मिलेगा आपको। जी हाँ, दोनों पांचवें वर्ण मिलेंगे आपको। देखो खास बात, एक साथ अगर दोनों पांचवें वर्ण मिले, पांचवें वर्ण मिलते ही देखो आपको करना क्या है? इस पहले वाले पांचवें वर्ण को क्या करना है? जिस वर्ग का है उसी वर्ग में परिवर्तित करना है। यानी संधि की पहचान करने का इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इस संधि में क्या है? इस संधि में आपको दो पांचवें वर्ण दिखाई देंगे। बताओ ये नियम कभी पढ़ा था क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ा। यानी इसमें क्या है? इसमें ये दो पांचवें वर्ण दिखाई देंगे एक साथ। दोनों पांचवें वर्ण दिखाई देते ही आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसमें अनुनासिक व्यंजन संधि है और जो प्रथम पांचवा वर्ण है उसको क्या करना है? उसको प्रथम अक्षर में परिवर्तित करना है। बिल्कुल सही है। यानी दो पांचवें वर्ण दिखाई देंगे तो दोनों पांचवें वर्ण को किस में परिवर्तित करोगे आप? अब देखो, जी हाँ, षणमास। अब षणमास देख रहे हो तो यहाँ पे भी देखो ये भी पांचवा वर्ण है और ये भी पांचवा वर्ण है। इसका मतलब अनुनासिक व्यंजन संधि। इसमें करना क्या है? स को मैंने यूं का यूं लिखा। ये जो ण है इसको क्या करोगे आप? प्रथम अक्षर में परिवर्तित करोगे। तो ये प्रथम अक्षर इसका ट हो गया, प्लस क्या लगाया? बचा जो मैंने लिखा मास। क्या हो गया? सट मास। जी हाँ, अब इसको आप एक शब्द बनाओगे तो यूं स का स लिखा, टैग को किस में? इस अण में परिवर्तित किया, बाकी क्या है? मास बचा। ये मैंने यूं का यूं लिख दिया। यानी बात साफ है। अनुनासिक व्यंजन संधि, अनुनासिक व्यंजन संधि में क्या होता है कि वर्ग का प्रथम अक्षर अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, दिक प्लस नाक। क्या लिखा? दिक प्लस नाक। अगला है वाक प्लस निपुण। जी हाँ, वाक प्लस निपुण। षट मूर्ति।
सट प्लस मूर्ति, सट मूर्ति यानी सट प्लस मूर्ति, उद प्लस नति, उद प्लस नति, ये उदाहरण लिखे मैंने। अपन कर रहे थे बात वर्ग का प्रथम अक्षर और कोई सा भी पंचम वर्ण, तो पंचम वर्ण हो तो ये प्रथम अक्षर किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसका शॉर्ट सूत्र ये है, आपको पूरा सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं है। यानी किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो और प्लस के बाद कोई से भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो ये जो प्रथम अक्षर है ये अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जी हाँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैंने लिखा दी, कै कोण में किस में अंग में परिवर्तित किया ये, बाकी क्या बचा नाग, दिनांग। अगला शब्द है वाग निपुण, वांग ये पांचवा अक्षर आया, ये फिर आगे क्या है निपुण, वांग निपुण। बिल्कुल, ये जो सट मूर्ति है ये मैंने सह लिखा, टैग को किस में परिवर्तित करिएगा, ये पांचवें वर्ग में, बाद में क्या बचा क्षण मूर्ति। जी हाँ, अगला शब्द है उदनति, इसमें क्या करना है, उ द किस में परिवर्तित होगा, द अपने पांचवें वर्ण में यानी न में परिवर्तित होगा, ये न लिखा और ये बचा उन्नति। जी हाँ, अगर इस प्रकार आपको कोई सा भी शब्द मिले, शब्द में आप क्या करोगे, उसमें व्यंजन संधि करोगे। शॉर्ट तरीका याद करने का मैंने ये बताया है कि किसी शब्द में दो पंचम वर्ण हो, यानी ये दो पंचम वर्ण दिखाई दे रहे हैं आपको, पंचम वर्ण देखते ही आपको तुरंत ये करना है कि इसमें व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में भी अनुनासिक व्यंजन संधि है। उसमें कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, ये जो पांचवा वर्ण है इसको प्रथम अक्षर में परिवर्तित करना है। ऐसी स्थिति अगर और किसी भी उदाहरण में दिखाई देगी तो आप क्या करोगे, तुरंत उसमें ये कर दोगे। यानी इस व्यंजन संधि में आपको मात्राओं पे ज्यादा फोकस नहीं करना। अब देखो तीन नियम बताए मैंने, घोष व्यंजन संधि, घोष व्यंजन संधि में मैंने बताया, दूसरा अघोष व्यंजन संधि, यानी घोष व्यंजन संधि में मैंने बताया था कि वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा। और किस कारण परिवर्तित होगा, जब प्लस के बाद कोई घोष व्यंजन हो। अघोष व्यंजन में बताया कि अगर तय के बाद क्या हो कोई भी घोष व्यंजन, तो तय किस में परिवर्तित होगा, तय द में परिवर्तित होगा। बात साफ है। इसका ये पहला नियम था अनुनासिक व्यंजन संधि का। अनुनासिक व्यंजन संधि का एक उदाहरण और है जिसमें यह है, अगर प्लस से पहले मैं हो, यानी प्लस से पहले मैं हो और प्लस के बाद कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो, तो जो मैं है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर अनुस्वार या प्रथम वो पंचम वर्ण हो जाएगा। यानी ये मैं के बाद क्या है, कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो। यानी इसमें बात साफ है कि जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या थी 25, उन स्पर्श व्यंजनों में क्या होगा, कोई सा भी वर्ण हो तो हलंत मैं के स्थान पर चिन्ह के आगे वर्ण के पंचम वर्ण हो जाता है। यानी पंचम वर्ण के स्थान पर आजकल अपन चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार करते हैं, जैसे सम प्लस कलन, ये क्या है, सम प्लस कलन। इसमें क्या है, आपको प्लस से पहले क्या दिखाई देगा, प्लस से पहले आपको हलंत मैं दिखाई देगा और प्लस के बाद देखो नियम कह रहा है कि कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। और पंचम वर्ण के स्थान पर ये बोल रहा है कि हम अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। जी, अब अगर इसको पंचम वर्ण में परिवर्तित करना है, पंचम वर्ण भी किसका परिवर्तित करोगे, पंचम वर्ण किसी का भी परिवर्तित कर सकते हो। यानी मैं के बाद कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो तो उसको अपन क्या करेंगे, वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यानी आगे आने वाले वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। पंचम वर्ण कैसे होगा,
पंचम वर्ण ऐसे होगा कि यहाँ पे ये प्लस के बाद क्या है, कै। जी हाँ, इसी का पंचम वर्ण होगा। यानी प्लस से पहले अगर मैं हो, ये स्थिति आपको यही देखने मिलेगी, आगे नहीं देखने मिलेगी। यानी इसमें कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी वो नहीं है। करना क्या आपको, करना ये है कि अगर प्लस से पहले क्या हो, हलंत मैं। जी हाँ, क्या हो, हलंत मैं। और मैं प्लस के बाद क्या हो, वर्ग का कोई सा भी कैसे लेकर मैं तक वर्ण हो, तो प्लस के बाद जो वर्ण आएगा वो अपने किस में परिवर्तित होगा, अपने पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा। कैसे होगा, ये लिखा मैंने स, और कै है तो ये मैं किस में परिवर्तित होगा, इस न में परिवर्तित होगा, ये लगाया मैंने। और बाद में क्या बचा, संकलन। जी हाँ, अगर इसको लिखना हो चाहो तो इसको मैंने बताया कि इसके स्थान पर अपन अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, ये अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार करोगे, ये स, इस न को अनुस्वार में परिवर्तित किया ये, तो क्या बचा, संकलन, संकल, और ये न, तो क्या बच गया, संकलन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया समझ में। क्यों, क्योंकि आपको याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे करना क्या है, प्लस से पहले मैं है और प्लस के बाद कैसे लेकर कोई भी हो तो ये अपने पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। हो सकता है आपको पंचम वर्ण भी दिखाई दे और पंचम वर्ण के स्थान पर अपन क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग भी कर देते हैं। अगला उदाहरण है सम प्लस गम। सम प्लस गम, जी हाँ, संगम। कैसे होगा, ये जो स है ये मैंने यूं का यूं लिखा, ये मैं ग है, ग का पंचम वर्ण कौन सा है, ग का पंचम वर्ण है ये, तो ये इसमें परिवर्तित होगा। मैं के स्थान पर क्या करेंगे, मैं के स्थान पर ये पांचवा अक्षर करेंगे, ये हो गया। बाद में क्या बचा, गम, संगम। जी हाँ, इसको अनुस्वार में कैसे लिखोगे, इसको अनुस्वार में लिखोगे संगम। बताओ, बिल्कुल समझ में आ गया। करना ही नहीं है आपको कुछ, इस प्रकार ये याद रखना है कि यानी मैं और प्लस वर्ग का कोई भी वर्ण तो इसी वर्ण के पंचम वर्ण में ये क्या होगा, परिवर्तित होगा। अगर पंचम वर्ण नहीं हो, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है ये पंचम वर्ण है, इसके स्थान पर अगर उदाहरण ये भी आए तो भी आप कर सकते हो। इसमें करना क्या है, अनुस्वार दिखे, अनुस्वार अगर किसी शब्द में इस प्रकार अनुस्वार दिखाई दे तो अनुस्वार के स्थान पर क्या करना, आपको हलंत में करना है। यानी अनुस्वार कैसे करोगे, ये शैली का ये जो अनुस्वार है इसको हलंत में परिवर्तित किया, बाद में जो गम बचा उसको यूं का यूं लिख दिया। इस प्रकार अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोई सा भी प्रश्न आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे अगला उदाहरण लिखूं मैं, ये लिखा सम प्लस 4। जी हाँ, उसमें कै वर्ग का था, इसमें च वर्ग है, तो च वर्ग अपने पांचवें वर्ण में कैसे परिवर्तित होगा, ये मैंने स को यूं का यूं लिखा, इसका पंचम वर्ण है ये, हलंत आएगा तो ये बचगा संचार। इसको आप यूं भी लिख सकते हो संचार, यानी पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप जब उदाहरणों की प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने पर आपको नियम भी याद होगा, नियम के साथ ही क्या होगा, अपन को उदाहरण भी सोल्व करेंगे। आप कोई भी किताबों में अगर उदाहरण देखते हो तो उन उदाहरणों की रटने का प्रयास मत करो, आप उनको समझने का प्रयास करो। इस प्रकार आप एक एक उदाहरण को समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। व्यंजन संधि में मैंने आज तीन नियम बताए, यानी आप ये मानो कि आपको पता ही नहीं चला व्यंजन संधि आदि हो गई, और आदि में भी बताओ 3 नियम बताए। तीनों नियमों में आपको, मेरे को लगता है कि कोई भी डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि हम डाउट रखते ही नहीं है, हम तो बिल्कुल जो स्पष्ट है वो बताते हैं। व्यंजन संधि सबसे कंफ्यूज वाली है, लेकिन आप इस वीडियो को देखोगे तो आप तुलना करोगे कि व्यंजन संधि तो बहुत ही आसान संधि है। जी हाँ, हम इसी प्रकार व्याकरण का एक एक टॉपिक आपको समझाएंगे, जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछे वो आपसे गलत होने का बिल्कुल भी चांस नहीं हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।